हम आप लोगों को बता रहे थे, जैसा कि याद होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एक ऐसा यंत्र जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। ये एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ कभी नहीं। हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भी अंदर जाके पूछ दे कि कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। इसके बाद हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर की बनावट और क्रियाविधि के बारे में। इसके बाद शायद हमें याद नहीं है, गणना के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में ES बाटा EP बराबर NS बाटा NP होता है। ES बाटा EP बराबर NS बाटा NP होता है। सवाल है सर ये कहाँ से रिलेशन आपने लिख दिया, ये रिलेशन आपने कहाँ से लिखा? तो हम आपको याद दिला दें कि E बराबर NBA ओमेगा, ऐसा हमने आपको रिलेशन एक पढ़ाया है, NBA ओमेगा। तो E समानुपाती यहाँ से हम N लिख सकते हैं, E समानुपाती N यहाँ से हो जाएगा। तो ES बटा EP बराबर NS बटा NP, ऐसे ये ईटा बराबर ईटा होता है। ES बटा EP बराबर NS बटा NP बराबर में ईटा होता है। हम कॉपी में यहाँ तो नहीं लिखे हैं, लेकिन आगे जाकर के ईटा लिखे हैं। NS बटा NP बराबर ईटा होता है। ईटा है क्या? ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो है। इसको परिणामन अनुपात हिंदी में कहा जाता है, परिणामन अनुपात। इसका एक और हिंदी होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा। प्रश्न पूछ सकता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा कहते हैं। इसे ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक या अभिमान नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, चलिए देखते हैं बाद। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ा देता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर ग्रिड में लगते हैं, पावर ग्रिड में, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। ये मोहल्ले में लगता है। हम लोग के जो मोहल्ले में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हम लोग के मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर है उसमें आता है 11,000 वोल्ट। हम लोग के जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा है उसमें तार आ रहा है 11,000 वोल्ट का, और हम लोगों को वो देता है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। उसमें एंट्री करता है 11,000 और बाहर निकलता है 220। तो हम लोग के मोहल्ले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें एंट्री करने वाला कम और बाहर निकलने वाला ज्यादा हो। स्टेप डाउन एंट्री करने वाला ज्यादा और बाहर निकलने वाला कम हो। शायद आपको याद होगा, यदि डायग्राम देखे होंगे, एंट्री करने वाले को EP से सूचित किए थे और बाहर निकलने वाले को ES से। एंट्री करने वाले वोल्टेज को हमने डायग्राम में EP से सूचित किया था और बाहर निकलने वाले वोल्टेज को हमने ES से सूचित किया था। एंट्री करने वाले को EP से और बाहर निकलने वाले को ES से हमने सूचित किया था। तब हम बात करने वाले हैं कि स्टेप अप में क्या होगा, तो एंट्री करने वाला कम होगा और बाहर निकलने वाला ज्यादा होगा, यानी ES ज्यादा होगा EP से। स्टेप अप में ES ज्यादा होगा EP से, और ES ज्यादा होगा EP से तो हम कह सकते हैं कि NS ज्यादा होगा NP से। स्टेप अप में ES ज्यादा होगा EP से तो NS ज्यादा होगा NP से, और NS ज्यादा होगा NP से तो हम कह सकते हैं कि NS बटा NP ज्यादा होगा 1 से। NS बटा NP ज्यादा होगा 1 से। NS बटा NP को तो ईटा कहते हैं, मतलब ईटा ज्यादा होगा 1 से। ये रहा स्टेप अप के लिए।
यदि हम स्टेप डाउन की बात करें तो इसमें एंट्री करने वाला कम होगा, सॉरी एंट्री करने वाला ज्यादा होगा और बाहर निकलने वाला कम होगा। इसमें बाहर निकलने वाला कम होगा और एंट्री करने वाला ज्यादा होगा। तो ES बटा EP, ES छोटा है EP से तो NS छोटा होगा NP से, NS बटा NP छोटा होगा 1 से, ईटा छोटा होगा 1 से। ये रहा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जरूर याद रखिएगा कि स्टेप अप में एंट्री करने वाला कम और बाहर निकलने वाला ज्यादा होता है, क्योंकि वो बढ़ा के देता है, और स्टेप डाउन में एंट्री करने वाला ज्यादा और बाहर निकलने वाला कम, ये घटा के देता है। इस तरह ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहां तक यदि किसी को सवाल हो तब सवाल कर सकते हैं। स्टेप कोशिश करिएगा कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षित होता है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षित होता है। जब ऊर्जा संरक्षित होगा तो इसमें इनपुट पावर इक्वल होता है आउटपुट पावर के, इनपुट पावर इक्वल होता है आउटपुट पावर के, यानी ES EP IP इक्वल टू ES IS। और कुछ लोग सोच रहे हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, तो पावर का सूत्र होता है वोल्टेज गुना धारा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुना धारा। तो हम ES बटा EP बटा ES बराबर लिख सकते हैं IS बटा IP। तो हम देख पा रहे हैं कि उल्टा है, हम देख पा रहे हैं कि उल्टा है, यानी E समानुपाती 1 बटा में I, यानी V समानुपाती 1 बटा में I। ये आपको याद रखना होगा कि ट्रांसफार्मर में V समानुपाती 1 बटा I होता है, ट्रांसफार्मर में V समानुपाती 1 बटा I होता है। लेकिन ओम के नियम में V समानुपाती I होगा। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, V समानुपाती I होता है, और ट्रांसफार्मर में V समानुपाती 1 बटा I होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। जब हम विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है। तो ओम के नियम की सीमाओं में एक ये भी है कि ओम का नियम ट्रांसफार्मर में लागू नहीं होता है। इस प्रकार यह हमारा ट्रांसफार्मर की जानकारी समाप्त हुई। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा का क्षय भी होता है। ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, जैसे ताम्र क्षय, कॉपर लॉस, दूसरा लौह क्षय, आयरन लॉस, तीसरा शैथिल्य क्षय, हिस्टेरेसिस लॉस, और चौथा बजिंग लॉस। ट्रांसफार्मर में निम्न प्रकार के ऊर्जा का क्षय होता है, ह्रास होता है। बहादुर ताम्र क्षय क्या कहता है कि यदि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा बहेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। किसी भी चालक तार में विद्युत धारा बहेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। किसी भी चालक तार में विद्युत धारा बहेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा नष्ट होगी। तो यहां पर ऊष्मा हमारा क्षय हो गया, तो ये जो क्षय है ताम्र क्षय है। लौह क्षय क्या कहता है कि यदि किसी चीज में धारा गोल गोल घूमेगा, यदि किसी भी चीज में धारा गोल गोल घूमेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा हमारा क्षय होगा। यह है लौह क्षय। शैथिल्य क्षय कह रहा है कि चूंकि एसी जो है अपनी मान और दिशा बार बार बदलता है, एसी अपनी मान एवं दिशा बार बार बदलता है, तो बार बार चुंबक के पोल बदलेंगे, चुंबक के ध्रुव बार बार बदलेंगे। जब दिशा बार बार बदलेगा तो चुंबक के पोल बार बार बदलेंगे। इस क्रिया में भी ऊर्जा नष्ट होती है। और जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है, यह हमारा बजिंग लॉस है। एक बार फिर समझना शुरू करते हैं। ताम्र क्षय क्या है? जूल के प्रभाव के कारण, जूल के नियम के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो नष्ट होता है, जूल के प्रभाव के कारण
विद्युत ऊर्जा का जो मान उष्मा ऊर्जा में नष्ट होता है वो ताम्र क्षय है। जूल के प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा का जो मान है उष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट होता है वो ताम्र क्षय है। भंवर धारा के कारण जो विद्युत ऊर्जा का कुछ मान उष्मा ऊर्जा में नष्ट होता है वो लौह क्षय है। एसी की अपनी मान एवं दिशा बार बार बदलती है, जिसके कारण चुंबक के ध्रुव बार बार बदलते हैं। इस क्रिया में भी चुंबकीय ऊर्जा का कुछ मान उष्मा ऊर्जा में नष्ट होती है, वो शैथिल्य क्षय है। और जब ट्रांसफार्मर स्टार्ट होता है, ट्रांसफार्मर जब काम करता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है जिसे हम बजिंग लॉस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ताम्र क्षय किसके वजह से होता है, तो जूल के प्रभाव की वजह से होता है। किस रूप में होता है, उष्मा के रूप में। लौह क्षय किसके वजह से होता है, भंवर धारा की वजह से। किस रूप में होता है, उष्मा के रूप में। शैथिल्य क्षय किसकी वजह से होता है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलने की वजह से। किस रूप में होता है, उष्मा के रूप में होता है। बजिंग लॉस किस रूप में होता है, साउंड के रूप में होता है। और ये इसके वजह नहीं है, ये काम करता है तो एक साउंड निकलती है। कोई भी यंत्र जब स्टार्ट होता है, काम करता है तो उसका एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है जिसे हम बजिंग लॉस के नाम से जानते हैं। यदि किन्हीं को सवाल पूछना है तो सवाल कर सकते हैं। पर एक सवाल ये निकल के आता है कि सर आपने बताया कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, तो सर यहां पर ऊर्जा का क्षय कैसे हो गया। जब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है तो यहां पर ऊर्जा क्षय कैसे हो गया, यह सवाल होना चाहिए था कि सर जब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षित होता है तो यहां पर क्षय कैसे हो गया। तब इसका जवाब ले लीजिए बहादुर कि क्षय होना अलग चीज है, नष्ट होना अलग चीज है। तो यहां पर ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, क्षय होती है। यदि नष्ट होता ना तब हम कहते कि संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नष्ट होता तब कहते कि संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं होता है। यहां नष्ट नहीं होता है, क्षय होता है। क्या मतलब है सर, क्षय और नष्ट में क्या अंतर है बहादुर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका मार्केट गए और 100 रुपया का नोट गिर गया, तो गिर गया तो आप बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, क्योंकि आपका क्षय हो गया, आपका पैसा का ह्रास हो गया, आपकी पैसा की हानि हो गई। पैसा नष्ट नहीं हुआ, क्षय हुआ है। क्यों नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पैसा किसी और को मिला होगा और वो आदमी पैसा का यूज किया है। इसीलिए आपका दुख इसलिए है, आपका क्षय हुआ क्योंकि उस पैसे का यूज आपने नहीं किया है, इसलिए आपको दुख है। लेकिन वो पैसा तो कोई और इस्तेमाल कर ही लिया है, तो नष्ट नहीं हुआ। लेकिन नष्ट किसको कहते हैं, यदि वो पैसा फट जाता, किसी के यूज में नहीं आता, तो हम कहते कि नष्ट हो गया। गल जाता, पानी में फट गया, पूरा खत्म हो गया, बर्बाद कर दिया, कोई फाड़ दिया, तो हम कहते कि नष्ट हो गया। गांव देहात में आप जाइएगा, पापा कह देंगे जाइए आलू के खेत पटा के आओ। यदि आपके पिताजी कहते हैं कि जाओ बेटा खेत पटा के आओ आलू का, और आप खेत पटाने गए, पाइप आपने बोरिंग से कनेक्शन कर दिया, खेत में आप पाइप लेके गए, और हो सकता है आपका पाइप फट जाए और पानी बह जाए, पाइप फट जाए और पानी बह जाए। अब आपके घर पर आप आइएगा तो आपके पिताजी आपको खूब गाली देंगे, खूब मारेंगे, एक काम नहीं होता, एकदम निकम्मा हो गया है, इससे है वैसे है। क्यों आपके पिताजी बोलने लगे आपको, इसलिए कि आपने पानी बहा दिया है, पानी का क्षय हो गया बहादुर। पानी यहाँ नष्ट नहीं हुआ, क्षय हुआ है। पिताजी आपको लेकिन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपने पानी नष्ट कर दिया, नहीं बहादुर। पिताजी को दुख पानी के बहने से नहीं है, पिताजी को दुख इस बात का है कि आपने दूसरे का खेत पटा दिया है। यदि जिस खेत में पानी बह गया वो अलग खेत भी आप ही का हो और उसको भी पटाना हो, तो आपके पिताजी आपको नहीं बोलते। जिस खेत में पानी बह गया, यदि वो खेत भी आपका होता और उस खेत को भी पटाना होता, तो आपको पिताजी नहीं बोलते। लेकिन चूंकि दूसरे का खेत पट गया, इसीलिए पिताजी आपको बोलने लगे। यानी आपके पिताजी
इसलिए नहीं बोल रहे थे कि पानी बह गया, इसलिए बोल रहे थे कि आपने पैसा बर्बाद कर दिया, क्षय कर दिया, हानि कर दिया, नुकसान कर दिया। तो बहादुर नष्ट हो जाना अलग मैटर है, क्षय होना एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में चला गया, नष्ट थोड़ी हुआ, रूप बदल लिया, एक ऐसे रूप में चला गया जिसका कोई यूज नहीं है। इस तरह से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय होता है, नष्ट नहीं होता। तो वही यह सवाल होना चाहिए था आप लोगों को कि सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है तो ये क्षय किस तरह से है। खैर, इस प्रकार ट्रांसफार्मर हमारा कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उस पर बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए, विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए एसी का इस्तेमाल होता है, डीसी का नहीं। क्यों? हम विद्युत धारा को दूर तक भेजते हैं, जब आरा से पटना भेजना हो, मतलब कहीं भी दूर भेजना हो, तो हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, डीसी नहीं भेजते हैं। ऐसा क्यों? एसी क्यों भेजते हैं, डीसी क्यों नहीं? तो बहादुर, विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए एसी का इस्तेमाल होता है, इसके निम्न कारण है। पहला कारण है, एसी चालक के स्किन को पकड़कर चलती है, एसी चालक के ऊपर ऊपर चलती है, एसी चालक के ऊपर ऊपर चलती है, चालक के स्किन को पकड़कर चलती है। और जब ऊपर ऊपर चलती है तो इसको रुकावट कम मिलता है, और रुकावट कम मिलेगा तो कम ऊष्मा उत्पन्न होगा, और कम ऊष्मा उत्पन्न होगा तो तार नहीं टूटेगा। लेकिन डीसी चालक के भीतर भीतर होकर चलती है, और जब भीतर भीतर होकर चलेगी तो उसको रुकावट ज्यादा मिलेगा, रुकावट ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा तो तार के टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए एसी भेजा जाता है, डीसी नहीं। एसी चालक के ऊपर ऊपर चलती है, जिसके वजह से ऊष्मा, उसको रुकावट कम होता है, रुकावट कम होगा तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगा, ऊष्मा कम उत्पन्न होगा तो तार नहीं टूटेगा, नहीं गलेगा। लेकिन डीसी चालक के भीतर भीतर चलता है, भीतर भीतर चलेगा तो उसको रुकावट ज़्यादा मिलेगी, रुकावट ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, तार के टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरा कारण है, एसी में ट्रांसफार्मर नहीं लगता, सॉरी डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं लगता, डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं लगता। तो यदि कहीं भी आपको भेजना होगा ना, तो जितना वोल्टेज भेजिएगा उतना ही वोल्टेज इस्तेमाल होगा। जैसे डीसी को भेजना है यदि कहीं पर, तो मोहल्ले में भेजना है 220 वोल्ट, तो आपको ग्रिड से भी 220 भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम है। लेकिन एसी में ट्रांसफार्मर लगता है, और एसी में ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या करते हैं, तो बहादुर हम जानते हैं कि V समानुपाती 1/I होता है, V समानुपाती 1/I। तो एसी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के धारा बहुत, माने वोल्टेज जो है बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। एसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। डीसी में तो ट्रांसफार्मर लगता नहीं है, एसी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाता है तो धारा कम हो जाता है, और जब धारा कम होगा तो जूल का नियम कहता है कि H समानुपाती I²। जब धारा कम होगा तो ऊष्मा कम होगा, जब धारा कम होगा तो ऊष्मा कम होगा। फिर से एक बार, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगा, धारा कम होगा तो ऊष्मा कम होगा, ऊष्मा कम होगा तो तार के टूटने की, गलने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। यही वजह है, यही कारण है कि जब हम लोग कहीं दूर विद्युत धारा भेजते हैं, एसी भेजते हैं, तो उसका वोल्टेज बढ़ा के भेजा था। सोच के देखिए, यदि इस तरह की बातें होती, हम लोग ग्रिड से ही 220 वोल्ट भेज देते। जब हमको 220 वोल्ट की जरूरत थी तो 220 वोल्ट ही भेज देते ग्रिड में से डायरेक्ट। ये मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बहादुर जरूरत है। जब ग्रिड से हम 220 वोल्ट भेजते तो वोल्टेज जब कम होता तो धारा ज्यादा उत्पन्न होता, धारा ज्यादा होता तो ऊष्मा ज्यादा होता, ऊष्मा ज्यादा होता तो रोज तार टूटा रहता, तार टूटने की समस्याएं बहुत ज्यादा होती, जो ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए हम लोग ग्रिड से वोल्टेज बढ़ा के भेज देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वहां वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ा करके धारा कम कर देते हैं, धारा कम होगा तो ऊष्मा कम होता है।
आप देखे होंगे जो आरा से पटना जो मेन लाइन जा रहा है उसका वोल्टेज जानते हैं, उसका वोल्टेज 60,000 वोल्ट, 2.5 लाख 3 लाख वोल्टेज तक भेजा जाता है। इतना वोल्टेज बढ़ा दिया, जितना दूर भेजना है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज किया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज करेंगे धारा उतना ही कम होगा, धारा कम होगा तो ऊष्मा कम होगा, क्योंकि वो वायर जल्दी चेंज नहीं होता है। तो जितना दूर भेजना है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज करना पड़ता है। यही वजह है कि एसी को भेजा जाता है, डीसी को नहीं। एसी स्क्रीन को पकड़ कर चलता है और एसी में ट्रांसफार्मर लगता है। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से एसी को भेजा जाता है, डीसी का नहीं। यदि किन्हीं को सवाल हो, सवाल कर सकते हैं। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट का पावर, पावर इन एसी सर्किट हम लोग देखेंगे। पावर इन एसी सर्किट, बहादुर एसी सर्किट में पावर की बात करें तो माना विद्युतवाहक बल एवं धारा के बीच का प्रवस्थांतर, विद्युतवाहक बल एवं धारा के बीच का प्रवस्थांतर फाई है। माना विद्युतवाहक बल एवं धारा के बीच का प्रवस्थांतर फाई है, तो बहादुर E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों में फाई का अंतर है। जैसे मान लीजिए एक आप है और एक हम है, तो दोनों आदमी में 30 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हमसे 30 ज़्यादा हो सकते हैं या आप हमसे 30 कम हो सकते हैं। उसी तरह हम 30 ज़्यादा हो सकते हैं चाहे 30 कम हो सकते हैं। यानी ओमेगा टी माइनस फाइव भी लिख सकते थे, ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते थे, या हम यहाँ पर भी E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव या ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते थे। इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम दोनों में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति की। तो चूंकि शक्ति बराबर विद्युतवाहक बल गुना धारा, यानी E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, परिपथ में कुल शक्ति, परिपथ में कुल शक्ति बराबर PAV बराबर, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। चूंकि ये बदलने वाली शक्ति है, ये जो शक्ति है ये बदलने वाली शक्ति है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये प्रत्यावर्ती शक्ति भी होगा, ये बदलने वाली शक्ति है। तो चूंकि ये बदलने वाली शक्ति है तो हम अलग अलग समय पर शक्ति निकाल के, अलग अलग समय पर शक्ति निकाल के और टोटल समय से भाग दे देंगे तो कुल शक्ति निकल जाएगा। बहादुर समझिएगा, अलग dt आप जानते होंगे परिवर्तनशील समय है। तो अलग अलग समय पर, एक बार 0 सेकेंड पर, एक बार 1 सेकेंड पर, एक बार 2 सेकेंड पर, एक बार 3 सेकेंड पर, अलग अलग समय पर शक्ति निकाल के और टोटल समय से भाग दे देंगे, कुल शक्ति हमारा निकल जाएगा। अलग अलग समय पर शक्ति निकाल के कुल समय से भाग दे देंगे, टोटल शक्ति निकल जाएगा। अब आप लोगों को मैथ का जितना नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके इसका समाकलन केवल कर देना है। यदि आपका मैथ में कैलकुलस में समाकलन पढ़ाई हुआ है तो ये समझ में आएगा, और यदि पढ़ाई नहीं हुआ है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला। बहादुर, यदि ये आपका पढ़ाई हुआ है मैथ में तो ये समझ में आएगा, और नहीं तो कितना भी हम कर लें समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आसान नहीं है। ये समाकलन आपको कर देना है। E नॉट I नॉट बाई टी बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू dt अंदर रह गया। इसमें हम क्या आपको बताएं, बस बना देना है मैथ। E नॉट I नॉट बाई टी 0 से t साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट बाई टी, 0 से टी, दोनों में गुना करा दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। दोनों को अलग अलग कर देना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट बाई टी, 0 से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इसमें से कॉस फाई बाहर आ जाएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी, साइन फाई बाहर आ जाएगा, 0 से टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। बहादुर इसका समाकलन केवल करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके समाकलन को ध्यान देंगे आप लोग, ये हम कॉपी में देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से बना करके। फिजिक्स यहीं तक था, इसके आगे आपका मैथ है। अब जितना आपका मैथ बेहतरीन है उस हिसाब से बनाइए। जिनका मैथ जिस तरह का है, जिस लेवल का है, उस हिसाब से आप बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, यहाँ पर 2 से यहाँ गुना 2 से यहाँ, इसमें भी 2 से यहाँ और 2 से यहाँ कर दीजिए। तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2t, 0 से t, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2t, 0 से t, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आप मैथ में पढ़े होंगे, एक पूर्ण आवर्त में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन शून्य होता है। एक पूर्ण आवर्त में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन शून्य होता है। इसलिए आप यहां देखें, ये साइन थीटा का समाकलन किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर साइन थीटा का समाकलन है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो साइन 2 थीटा का समाकलन यदि कीजिएगा 0 से 2 पाई, 0 से 360 डिग्री के बीच में, तो समाकलन आपका शून्य हो जाएगा। इसीलिए इसके जगह पर हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2t, दोनों को अलग अलग कर दीजिए बहादुर, 0 से t डी टी, माइनस ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2t, 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका तो हम डायरेक्ट 0 कर देते हैं, माइनस में 0। पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2t, डी टी का समाकलन t, 0 से t। फिर अभी जस्ट मैंने बताया कि एक पूर्ण आवर्त में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन शून्य होता है, तो कॉस थीटा का भी समाकलन शून्य होगा। जिस तरह से साइन थीटा का समाकलन शून्य हुआ था, उसी प्रकार कॉस थीटा का भी समाकलन शून्य हो जाएगा। तो बहादुर टोटल 0। पी ए भी बराबर ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2t, और ये हमारा t हो जाएगा, t से t कट गया। पी ए भी बराबर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 आई इंटू कॉस फाई। ई नॉट बाई √2, ध्यान देंगे आप लोग, ई नॉट बाई √2 और आई नॉट बाई √2, यदि नजर पड़ रहा होगा तो ई भी बराबर सूत्र होता है ई नॉट बाई √2 और आई भी बराबर आई नॉट बाई √2, यानी इसके जगह पर हम ई भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर आई भी लिख सकते हैं।
तो पी ए भी बराबर ई भी इंटू आई भी कॉस फाई, पी ए भी बराबर ई भी इंटू आई भी कॉस फाई। आभासी विद्युतवाहक बल, आभासी धारा, यदि आप लोगों ने नोटिस किया होगा शक्ति का सूत्र विद्युतवाहक बल गुना धारा, विद्युतवाहक बल गुना धारा। तो आभासी विद्युतवाहक बल और आभासी धारा, तो विद्युतवाहक बल गुना धारा शक्ति, तो आभासी विद्युतवाहक बल गुना आभासी धारा, आभासी शक्ति, यानी वास्तविक शक्ति बराबर, एक लाइन में लिख सकते हैं हम, वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति गुना कॉस फाई। यही आपका फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में यदि हम बात करें तो कोई जान नहीं है। यदि आपका समाकलन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि समाकलन सही नहीं है, यदि आपका समाकलन उस लेवल का नहीं है, तो इस इक्वेशन को कितना भी रट लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी भी लेवल तक यदि आप इसको नहीं ले जा पाते हो, खुद से बना नहीं पाते हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो खैर आज के हम इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। यदि किन्हीं को कहीं कन्फ्यूजन हो, कहीं सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।